राजा रघुवंशी मर्डर केस में जहां शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची सोनम और 25 मई को शिलांग से इंदौर पहुंची सोनम। इंदौर में ही रात से सोनम की मुलाकात और सोनम इंदौर में किराए के घर पर रुकी। एक ड्राइवर ने सोनम को इंदौर से यूपी ड्रॉप किया और वाराणसी होते हुए गाजीपुर सोनम पहुंची। अब गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से मर्डर में हथियार इस्तेमाल किया गया। क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ है, इसलिए डॉक्टर भूपेश सवाल आपसे उन्हीं डिजिटल एविडेंसेस को लेकर, क्योंकि ओवरऑल उसकी बुकिंग से लेकर, क्योंकि बुकिंग में ही सबसे पहला एक बड़ा खुलासा हो गया था कि सिर्फ जाने की बुकिंग की थी, वापसी की बुकिंग नहीं की थी। और थोड़ी देर पहले आपने टीवी 9 से राजा की मां की बात भी सुनी, जिन्होंने कहा कि सोनम के दबाव में ही वो वहां पर गए, जबकि वो तब वहां जाना नहीं चाहता था। डॉक्टर भूपेश, देखिए सुरभि, ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल एविडेंस इस समय एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहे हैं। Exactly. और मेघालय पुलिस जो इस नतीजे पर पहुंची है आज, वो डिजिटल एविडेंस की बिना पर पहुंची है। और डिजिटल एविडेंस की बहुत बड़ी वैल्यू है, तब से बन जाती है जब से ये टिकट बुकिंग नहीं, उससे भी 10-15 दिन पहले से ही, क्योंकि जब टिकट बुकिंग की जा रही थी, ये पूरी प्लानिंग हो रही थी कि मेघालय जाना है, क्राइम साइट हमें वो चूज़ करनी है। उससे पहले ही इन 4 लोगों से, चाहे वो राज कुशवाहा हो या अन्य 3 जो किलर्स हैं, उनसे बातचीत चल रही होगी। उस समय ये ज़रूरी है कि उस समय के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप मैसेजेस जो सोनम के मोबाइल से हैं वो निकाले जाए, अगर मोबाइल मिल गया है तो। और उसके बाद जब ये पूरी वारदात हो जाती है तो मैं आपको बता दूं, भले ही सोनम के पास मोबाइल नहीं था, पर उन 4 लोगों के पास मोबाइल था। सोनम किसी ना किसी मोबाइल के जरिए उन 4 लोगों से बात कर रही होगी, किसी नई सिम के जरिए या किसी और अन्य व्यक्ति के जरिए। उस व्यक्ति की भी जान पहचान डिजिटल एविडेंस की बिना पर होनी चाहिए और ये पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी कि किस समय क्या मैसेज किए और क्यों वो क्राइम साइट चुनी, किस समय ये प्लानिंग हुई। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की गुत्थी डिजिटल एविडेंस की बेस पर यहाँ पर सुलझती हुई दिखाई दे रही है सुरभि। बिल्कुल। अब लेकिन आगे जांच होगी कैसे, इसके बारे में शारदा प्रसाद सर सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर है और ये राजा मर्डर केस से जुड़े बड़े सवाल, क्योंकि कई सवालों के जवाब की तलाश जारी है और राजा मर्डर केस में ही गाजीपुर कनेक्शन की जो जांच की जा रही है उसके बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो फेहरिस्त बनाई गई है जिस आधार पर मामले की जवाब और तलाश आगे जारी रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और साजिश किसने रची थी, किस तरीके से जो राजा था उसको यहां से सीधा गुवाहाटी ले जाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तफ्तीश के दौरान ये पूरा जो ट्रैवलॉग था, यानी कि वारदात के बाद किस तरीके से जो सोनम थी वो पहुंची है गाजीपुर, ये पूरी जो हिस्ट्री थी या फिर कहें जो पूरा उसका ट्रैवलॉग है वो अब सामने आ चुका है जांच एजेंसियों के, और पता चल चुका है कि आखिरकार कैसे 25 तारीख को शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। उसके बाद पता चला कि वहां पर राज की सोनम से मुलाकात हुई। सोनम इंदौर में किराए के मकान में रही, एक ड्राइवर ने यूपी ड्रॉप किया, वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची सोनम और उसके बाद गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास मर्डर में इस्तेमाल हथियार दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो पहला वार था वो पहला वार विशाल ने किया था, जो एक आरोपी 4 गिरफ्तार आरोपियों में से एक है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को सोनम पर शक कैसे हुआ, उसकी जो वजह जांच एजेंसी ने बताई, उसमें पता चला कि सोनम ने हनीमून के दौरान एक भी फोटो अपनी अपलोड नहीं की थी सोशल मीडिया पर, और ये सबसे अहम सबूत था सोनम के खिलाफ। और जब उससे पूछताछ की गई तो वो टूट गई और उसने अपना गुनाह उस वक्त कबूल किया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये 2:15 पर एक पोस्ट वहां पर आया था जो राजा के अकाउंट से किया गया था, वो भी सोनम ने किया था ताकि ये पता चल सके कि मर्डर के वक्त यानी कि मर्डर के बाद भी राजा जिंदा है। तो कोशिश की गई राजा को जिंदा दिखाने की पूरे हनीमून पर। उसका सोशल मीडिया अकाउंट लगातार सोनम खुद यूज कर रही थी, तो कहीं ना कहीं तस्वीर पूरे तरीके से साफ थी कि सोनम साफ तौर पर इस पूरी मर्डर के अंदर इन्वॉल्व थी। जी आगे भी इस बारे में आपसे और जानकारी लूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर जितेंद्र, क्योंकि यहां राजा मर्डर केस से जुड़े बड़े सवाल हैं और कई सवालों के जवाब की तलाश जिस तरीके से जारी है। राजा मर्डर केस में गाजीपुर कनेक्शन की जांच भी होगी और फिलहाल वो बड़े सवाल अब आपके सामने होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डिजिटल एविडेंस की हमने बात की, मेरे सहयोगी जितेंद्र ने अब बहुत बड़ी जानकारी दी कि आखिर किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी सोनम ऑपरेट कर रही थी, यानी किस किस के वो कॉन्टैक्ट में रही, उसके बाद क्या क्या मूवमेंट्स थी और कहां उसने कांटेक्ट किया राज कुशवाहा को। लेकिन इस बीच सोनम और सवाल जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं, फिलहाल वो जानिए, क्योंकि राजा मर्डर केस का गाजीपुर कनेक्शन क्या है, ये एक और बहुत बड़ा सवाल है। यहां तक कि शिलांग से गाजीपुर तक वो कैसे पहुंची और 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी कहां पर थी, चारों आरोपियों का गाजीपुर से क्या कनेक्शन है और सोनम ने ही राजा के मर्डर की सुपारी दी थी। इस बीच एक और बड़ा सवाल,
राज कुशवाहा के बारे में सोनम परिवार को पता था? ये बहुत बड़े सवाल है शारदा सर। इस लिहाज से देखा जाए तो ये एविडेंसेस कितना कारगर साबित हो सकते हैं, और इस प्लानिंग को जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया वो अब पूरी तरीके से बेपर्दा हो गई है। लेकिन अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में इनको क्या पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए उस स्पॉट तक भी ले जाया जाएगा? देखिए सुबीर, ये जो चेन ऑफ एविडेंस है जी। वो कंप्लीट होना होगा। ओके। तो इन्वेस्टिगेशन करने और सुपरवाइज करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ है, वो ये देखेगा कि हमारे चेन ऑफ एविडेंस में वीक पॉइंट कहाँ हैं या गैप्स कहाँ हैं। ओके। उन गैप्स को भरने की ज़रूरत है। और ये उस दिन से नहीं, जब इन्होंने साइट सिलेक्शन किया होगा कि चलो हम लोग एक डबल डेकर ब्रिज के पास में जाएंगे, तो डबल डेकर ब्रिज को किसी ने तो गूगल पर सर्च किया होगा, उसके बाद देखा होगा कि वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे, कितना डिस्टेंस है। तो उस दिन से ये टेक्निकल एविडेंस मिलेगा। और वहीं से मीटिंग ऑफ माइंड्स नेक्स्ट है। तो कॉन्स्पिरेसी का एक एंगल होता है कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, तो किसने किससे क्या बात की उसके बारे में डिटेल मिलेगी। और सबसे बड़ा तो एक जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा वो दाव से मिलेगा। दाव माने जिसको कि आपने कुल्हाड़ी के लिए कहा हुआ है, वो एक्चुअली करेक्ट वर्ड है दाव। दाव माने छोटा हैंडल है और बड़ा ब्लेड है, ऐसा होता है। और वो इन्होंने लोकल कोई नहीं प्रयोग किया था, बाहर से मंगाया था। तो बाहर का सामान आया हुआ है, लोकल सामान नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि इस पर ऑफ द मोमेंट कुछ हुआ और किसी व्यक्ति ने दाव उठा करके इनको मारा, तो वो रूल आउट हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेड है, बाहर से मंगाया गया है। इम्पोर्टेड माने मेघालय का नहीं है, बाहर से मंगाया गया है। तो इसलिए वो भी रीइंफोर्स करेगा कि ये प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी है, वो देखा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसी पूरी कॉन्स्पिरेसी और इसी पूरी साजिश को देखते हुए किस तरीके से इन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, प्राइवेट डिटेक्टिव इस वक्त संजीव तेजपाल भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे सवाल करूं उससे पहले एक बड़ी खबर है, क्योंकि राजा मर्डर केस से जुड़े और भी बड़े सवाल है। सोनम ने वापसी की टिकट नहीं करवाई, 17 दिन बाद ही सरेंडर की वजह पर जिस तरीके से सस्पेंस खड़ा हो रहा है, एक्सपर्ट से इसको लेकर भी सवाल करूं उससे पहले एक डिटेल आपके सामने, और उसके बाद संजीव जी सवाल आपसे, क्योंकि बड़े सवाल हैं और सस्पेंस जिस तरीके से बना हुआ है उसमें सोनम ने 17 दिन बाद ही सरेंडर क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोनम ने वापसी की टिकट क्यों नहीं करवाई, दूसरा बड़ा सवाल। सोनम ने मर्जी से शादी की तो मर्डर क्यों किया, और सोनम कातिल तो मर्डर के बाद का मकसद क्या था। हालांकि राजा का मर्डर हुआ, सोनम को खरोच तक नहीं आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है संजीव जी, जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन किस तरीके से इन कड़ियों को अब जोड़ा जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान? देखिए, राजा रघुवंशी के मर्डर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर जो कॉन्स्पिरेसी है और जो चीज़ें दिख रही हैं वो साफ बताती हैं कि इसके अंदर बहुत गहरी प्लानिंग की गई है। और इसी प्लानिंग के तहत बहुत सारी गलतियां भी की गई हैं, लूप होल्स भी हैं, और उन्हीं लूप होल्स के अंदर ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं जो इनको सजा की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहली गलती उन्होंने जो करी वो वहाँ पे सोनम के कपड़ों को छोड़ा गया, उसके ऊपर खून लगा हुआ है, जबकि जब सोनम सरेंडर करती है तो उस वक्त वो घायल नहीं है, कहीं उसके कोई खून का निशान नहीं है। तो उस कपड़े पे खून का निशान किसका है? नंबर 2, जो वहाँ पे दाव छोड़ा गया, मान लीजिए अगर ये एक हथियार है, इस हथियार से अगर किसी को किल किया गया और इस हथियार को वहाँ फेंक दिया गया, तो फेंकने के बाद जो ऊपर की बॉडी है, जहाँ हैंडल है, वहाँ पे हो सकता है कि फिंगरप्रिंट ना मिले क्योंकि वहाँ मॉइस्चर है, मौसम है। लेकिन जो इसके नीचे की जगह है, वो जब एक बार हथियार वहाँ गिर गया और जब पुलिस ने उसे रिकवर किया तो नीचे से भी फिंगरप्रिंट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 3, जो क्रिमिनल 3 पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों क्रिमिनलों ने इसी एरिया को क्यों 100% समझने की कोशिश करो कि इसी एरिया को क्यों पसंद किया। क्या ये रिमोट एरिया था? क्या यहाँ पे आवाज़ें नहीं सुनी जा सकती थी? क्या ये ऐसा जंगल था जहाँ पे बॉडी डिकम्पोज हो सकती थी, जहाँ से बॉडी बह कर क्या बांग्लादेश जा सकती थी? ये एरिया अगर चुना गया है तो इसका मतलब इनकी प्रीवियस हिस्ट्री को अगर हम चेक करेंगे तो कभी ना कभी ये एरिया देखने के लिए इन तीनों में से कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ जरूर आया होगा, क्योंकि कत्ल के वक्त तो ये वहाँ थे, ये इनकी डिटेल कह रही है। लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री एक 6 महीने, साल की या 3 महीने की जरूर बताएगी वहाँ ये पहुँचे थे। उसके बाद आता है स्कूटी। स्कूटी को कोई किसी भी कीमत पे अपनी पार्किंग में खड़ा करेगा, क्योंकि पहली बार कोई घूमने गया है तो वो जंगल में 3 किलोमीटर अंदर ले जाके नहीं ले जाएगा। इसका मतलब वहाँ उसे हाइड किया गया है। चाबी वहाँ इसलिए फेंकी गई है ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि यहाँ पे झड़प हुई, झड़प के बाद राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ और उसकी बॉडी को कहीं डिकम्पोज करने के लिए कहीं फेंक दिया गया। अब समझने वाली बात यह है कि
सोनम रघुवंशी अपने आप को गाजीपुर से सरेंडर करते हुए ये कहती हैं कि मैं यहाँ पर फेंकी गई हूँ या मुझे किडनैप कर लिया गया था और मुझे कहीं छुपा के रखा गया था और यहाँ फेंक दिया गया। मुझे इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी नजर आती है सोनम की। बिल्कुल। सोनम इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि उसको पता है कि अब बचने के चांस तो हो गए खत्म, क्योंकि नेपाल तो मैं भाग नहीं सकती थी, जितना मैंने पैसा 9 लाख ये सब पैसा इकट्ठा किया था अब ये मैं कर नहीं सकती हूँ। तो उस कंडीशन में सोनम अब आगे अपनी स्टेटमेंट में ये कह सकती है, ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि सोनम कहेगी कि उस वक्त इन लोगों ने, तीनों ने वहां लूटपाट की। क्यों लूटपाट की? यानी आप कह रहे हैं कि जिनको सुपारी दी उन्हीं को आने वाले वक्त में अपने स्टेटमेंट में वो फंसा भी सकती है। हालांकि ये जो माइंडसेट है और जिस तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया है, साइकियाट्रिस्ट भी हैं इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ, उनसे भी इसी साइकोलॉजी को लेकर सवाल करना जरूरी है क्योंकि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं। इतनी आसानी से, यहां तक कि उसकी मां से फोन पर बात करने के बाद, जिनसे वो ये कह रही है कि वो अपना व्रत नहीं तोड़ेगी, उसी के कुछ घंटे बाद उनके बेटे को मौत के घाट उतार देती है सोनम। कैसे संभव हो सकता है ये? एक और बड़ी खबर, क्योंकि टीवी9 पर राजा रघुवंशी की मां ने यह कहा कि राजा ने कहा था सोनम समय नहीं देती है, राजा के मैसेज का जवाब नहीं देती थी सोनम। नया बयान सोनम की एक दोस्त का सामने आया है जो उसकी बचपन से दोस्त है, बचपन से लेकर अब तक, और वो ये कह रही है कि सोनम ऐसा कर ही नहीं सकती। अब क्या आपको धीरे धीरे इस बात पर यकीन होता जा रहा है कि सोनम ने ही ऐसा किया? यकीन होता जा रहा है। अभी कल तक भी यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है। सोनम के खिलाफ सारे मतलब सबूत निकलते जा रहा है, धीरे 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 सोनम के खिलाफ ही सबूत आ रहा है। जितने भी आ रहे हैं ना, सब सोनम के खिलाफ ही सबूत आ रहे हैं। सोनम का व्यवहार कैसा था शादी से पहले? क्योंकि शादी जब तय हुई और जब शादी हुई तो उसमें भी अच्छा खासा वक्त था। उस वक्त और शादी के बाद सोनम का व्यवहार कैसा रहा आप लोगों के प्रति, राजा के प्रति? क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको कभी शक हुआ कि ये क्यों हो रहा है, या सोनम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? सोनम का व्यवहार तो उसने इतना अच्छा रख रखा था। अभी मेरी जब भी बातें होती थी तो वो अच्छे से ही बातें करती थी मेरे से। घर पे भी आई थी वो तो अच्छे से रहती थी, मगर है ना बस मोबाइल पे है ना कुछ न कुछ मैसेज जैसा चलता रहता था उसका। उमा जी, लेकिन अब तो ये जानकारी सामने आ रही है कि राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से सोनम का शादी से पहले अफेयर चल रहा था और वो इस हत्याकांड में बराबर शरीक था और राज के साथ मिलकर ही सोनम ने ये पूरी प्लानिंग की थी। तो इन सब बातों की कोई जानकारी दूर दूर तक नहीं थी। कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि सोनम के घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं राजा के साथ? ऐसा कभी कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है, क्योंकि है ना हमने जब भी देखा था तो हमारे साथ उसका व्यवहार अच्छा था। अब वो बीच बीच में उसका कैसा रहता उसके घर में ये नहीं पता था। राजा को भी कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नजर आई हो जिसका जिक्र उसने आपसे किया हो? नहीं, राजा ने कभी नहीं किया। बस राजा को थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी? बोले तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो। तो बोले नहीं, बोले कि ये ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटों, तो मैं क्यों करूँगा बात, बोले कि। फिर मैंने सोनम को बोला था, तो फिर ना उसको समझाया था कि देखो राजा को पहले तुम फ़ोन लगा लिया करो आगे करके, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो बोलती क्यों, वो नहीं लगा सकते क्या? तो मैंने कि ना वो लगाता है, तुम उठाते नहीं हो तो तुम होके पहले ही लगा लिया करो। तो फिर उसने ना उस दिन से राजा से अच्छे से बात करने लगी थी।